न्यूटन के लॉज नेचुरल लॉज है। नेचुरल लॉज का मतलब है नेचर के लॉ पे काम करते हैं, रादर हमारे दिमाग पे भी काम करते हैं। जिस हिसाब से हमारा बिहेवियर है, न्यूटन के लॉज का बिहेवियर भी कुछ वैसा है। मैं इसके बारे में आपको कभी रिलेट करके बताऊंगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो लास्ट टाइम की बात करते हैं हम, फिर से समझाता हूँ थोड़ा सा। हमारे पास एक बॉडी और इसका कुछ मोमेंटम, और हमारे पास सेम बॉडी और इसका कुछ और मोमेंटम। हमारा कॉमन सेंस बोलता है कि हमने इस बॉडी पे फोर्स लगाया होगा तभी ये ऐसा कुछ हुआ होगा। अगर v की वैल्यू u से ज्यादा है, अगर v u से ज्यादा है तो फोर्स हमने कहाँ लगाया होगा? अगर v u से ज्यादा है तो फोर्स हमने बेटा यहां लगाया होगा। अगर v u से कम है, कोई हमसे बोले सर अगर v u से कम है, इसका मतलब एक्सेलरेट नहीं हो रहा बट क्या हो रहा है? रिटार्ड हो रहा है। तो अगर ये कम है इसका मतलब फोर्स हमने कहाँ लगाया होगा? पीछे लगाया होगा। डन, समझ में आ गया। फिर मैंने आपसे लास्ट टाइम एक बात बोली थी कि ये हमारे पास मास और ये वेलोसिटी, और बाद में मास आगे चलते चलते आगे तो पहुंच गया लेकिन वो लौट गया, वापस आ रहा है। देखो वापस आ रहा है, अपने घर आ रहा है वापस। इसका मतलब फोर्स हमने कहाँ लगाया होगा? इसका मतलब हमने फोर्स यहां लगाया होगा। अगेन हमारे पास ये बॉडी जिसका मास m वेलोसिटी u है, कुछ देर के बाद वो इस वाले, मान लो ये हमारा रोड था, देखो इट्स अ रोड टर्निंग, और एक कार थी और कार इधर को टर्न हो गई। तो जब टर्न होगी तो वो रोड से बहुत सारा फ्रिक्शन लेगी, फ्रिक्शन की वजह से वो टर्न होगी और कार थोड़ी देर बाद यहां पहुंच गई और अभी वो v वेलोसिटी से भाग रही है। कोई तुमसे बोले कि फोर्स हमने किधर लगाया होगा? कॉमन सेंस। मैथमेटिक्स बाद में देखेंगे। अगर हम इस वाली बॉडी पे फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाते तो बेटा फाइनल मोमेंटम ऐसे होना था। अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते तो या तो ऐसे होता या ऐसे होता। तो तुम पहले सोच के बताओ कि अगर पहले पार्टिकल इधर जा रहा था और सडनली वो इधर भागने लगा, मतलब मूवमेंट फोर्स हमने कहाँ लगाया होगा? देख के देखो आप कहाँ लगाया होगा बेटा? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने इधर लगाया होगा। कोई बच्चा बोलेगा सर इधर कैसे? मैं बोलूंगा इधर, पता क्यों? क्योंकि इस फोर्स के आएंगे दो कंपोनेंट। इस फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा बैक डायरेक्शन में, ये वाला कंपोनेंट इस वेलोसिटी को किल कर देगा। किल क्यों करना है? क्योंकि इस वाले केस में इस बॉडी के पास कोई भी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में नहीं है। अगर हम इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं तो यू विल फाइंड कि इसके पास केवल एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है और इसके पास केवल वाई एक्सिस में वेलोसिटी है। इसका मतलब यहां से वहां तक पहुंचने की जर्नी में बॉडी की एक्स वेलोसिटी पूरी खत्म हो गई। खत्म कैसे हो सकती है? खत्म तब हो सकती है जब, डायग्राम दूसरा, दोबारा से सेम चीज देखते हैं। वैसे लास्ट टाइम मैंने बता दिया था बट दी माय पर्पस टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, कि जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाए। सो दिस इज यू एंड दिस इज समथिंग बी। सो मेरा दिमाग बोलता है, तुम भी दिमाग कॉमन सेंस लगाना, कि फोर्स शायद इधर लग रहा होगा। ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि एक तो फोर्स का कंपोनेंट इधर आएगा, इसको हम Fx बोल देते हैं, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसको हम Fy बोलते हैं। Fx का काम क्या है? Fx का क्या काम है? Fx kills u। ये मेरी लैंग्वेज है, टीचर को मत स्कूल में लिख देना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। Fx किसको किल कर रहा है? u को किल कर रहा है। या ऐसे बोल सकते हो Fx की वजह से रिटार्डेशन आएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस में, जो u को क्या कर देगा? जीरो कर देगा यहां आते आते। अच्छा, Fy का क्या काम होगा? Fy इंक्रीजेस Vy। कारण बेटा स्टार्टिंग में देखो इस वाले पॉइंट पे कोई भी वेलोसिटी y डायरेक्शन में नहीं थी, बट यहां पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी y डायरेक्शन में हो गई। तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन लाया होगा? सोचो कौन लाया होगा? ये लाया होगा। सो Fy ने वेलोसिटी को बढ़ा दिया और Fx ने वेलोसिटी को, इस वाली वेलोसिटी को कम करा दिया। सो माय कॉमन सेंस इज कि यहां फोर्स लगना चाहिए। अब सवाल है, चेक कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन करवाया था और एक बच्चे ने बोला था कि सर इसको आई कैप जे कैप से नहीं करवाओ, प्रॉपर ड्रॉ करके दिखाओ। सो आई एम ट्राइंग कि मैं उसको दोबारा करवाऊं। तो एग्जांपल है हमारे पास कि वी हैव अ मास एंड वेलोसिटी u। ये है इनिशियल, आई मतलब इनिशियल। बाद में बॉडी यहाँ पे, मास सेम एंड वेलोसिटी इज अगेन u। ध्यान दो, क्या मैग्नीट्यूड बदला? मैग्नीट्यूड नहीं बदला, बट डायरेक्शन तो बदल गई ना, वेलोसिटी इज अगेन u। और इस प्रोसेस में जो टाइम लगा ना, टाइम वो लगा डेल्टा टी। एक काम करते हैं, हम सबकी वैल्यू लेते हैं। m मतलब 2 kg, u मतलब 5 मीटर पर सेकेंड,
और डेल्टा टी मतलब 1 सेकेंड। ये सही रहेगा, अभी सही से समझ आएगा। अब कोई बोलता है कि सर फोर्स बताओ, फाइंड फोर्स, फाइंड फोर्स। बच्चा ये लिखने का ढंग है जिस हिसाब से मैंने लिखा हुआ है कि हमारे पास m दिया है, u दिया, m दिया, u दिया, डेल्टा टी गिवन है और ये सब कुछ है फाइंड फोर्स। ये हमने कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो तुम बोलोगे पहला मेथड तो वो था मेथड 1, मेथड 1। मेथड 1 में हम कुछ बातें करते होते हैं, इसको हम बोलते हैं आई कैप, इसको बोलते हैं जे कैप, ऐसे तो बोलते थे ना। उसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे, पी इनिशियल। इनिशियल मतलब इनिशियल मोमेंटम। हमारा इनिशियल मोमेंटम कितना है, मास इनटू वेलोसिटी, तो वो होगा बेसिकली इक्वल टू mu। बट डायरेक्शन कौन सी है बेटा, आई कैप। अच्छा फाइनल मोमेंटम चेक करो, m इंटू यू अगेन, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है, जे कैप। ऐसा क्यों हुआ देखो, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बार पार्टिकल कहाँ पे जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, तो ये जे डायरेक्शन है, तो ये इनिशियल मोमेंटम है और ये फाइनल मोमेंटम है। तो उसके हिसाब से कोई बोले फोर्स बताओ, संबंध से फोर्स बताओ, तुम बोलोगे आसान है, P फाइनल P इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। व्हाट इज P फाइनल, mu j कैप माइनस mu i कैप डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, डेल्टा टी। नाउ वी पुट वैल्यू। अगर हम इनको सेपरेट करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं mu अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, j कैप माइनस i कैप। नाउ अगेन वी पुट वैल्यूज। बेटा m कितना था, m कितना था, m कितना था, देखो m was 2, u was 10, sorry 5, so this is 2 into 5 divided by 1, j कैप माइनस i कैप, मतलब 10 j कैप माइनस 10 i कैप। एक बात बताओ आप, हमें कोई हमसे पूछे फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ, वो तो बताना आसान है, हम 1 मिनट में बता देंगे। आप लोग बोलेंगे सर f हमारे सामने लिखा हुआ है 10 j कैप माइनस 10 i कैप, और f का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ये आएगा 200। और बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अंडर रूट लेना आता है ना, 2 इंटू 100, 100 का अंडर रूट के बाहर 10 आएगा, तो क्या आंसर आएगा, 10 इंटू रूट 2। दिस इज द फोर्स। So this much force is acting on the body. Now somebody says, what's the direction of that force? What's the direction of force? So now we look at this. This F is equal to 10 j cap minus 10 I cap. इसका मतलब क्या है बेटा, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है। और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये माइनस आई में है ना, प्लस आई में तो है नहीं, ये माइनस आई में है। या इसको चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, 10 j cap प्लस 10 माइनस आई कैप, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। माइनस आई कैप किधर होगा, राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में होगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस इज 10 j कैप एंड दिस इज माइनस 10 आई कैप। आपको पता है इन दोनों वेक्टर का जो सम आएगा वो कहां पे आएगा, इसके बीच में आएगा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और मैंने आपको लॉजिकली यही तो समझाया था, मेरे लॉजिक के हिसाब से ये बताया था कि फोर्स कहां लगना चाहिए, फोर्स उस वाले डायरेक्शन में लगना चाहिए, और ये ऐसे ही लग रहा है। क्लियर हो गया, आपको सबको समझ आ गया कि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्लियर है, डायरेक्शन भी क्लियर है। और ये मेथड कौन सा था, मेथड था 1, दोबारा देख लो आप, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, we keep on solving, we get this answer, and this is what, this is the magnitude and direction of force, and this is the value. अब हम बात करते हैं मेथड 2 की। कोई बोलता है सर हमने आई कैप जे कैप के हिसाब से नहीं करना, वी हैव टू सॉल्व इन सेकंड बाय सेकंड टाइप, दिस कॉल्ड मेथड 2। मेथड 2 के हिसाब से तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर एक काम करते हैं, सबसे पहले तुम पी आई की बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है, वो होगा m इंटू यू, m कितना, m होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 10। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड पता चल गया ना, इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड 10 होगा। तो अब तुम बोलते हो सर देखो ये इनिशियल मोमेंटम राइट साइड में था, तो ये हो गया पी आई वेक्टर। फाइनल वेक्टर कौन सा होगा, मोमेंटम का फाइनल, आपको अच्छे से पता है मोमेंटम का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, क्योंकि इनिशियल में स्पीड और फाइनल में स्पीड सेम है, केवल डायरेक्शन बदल रही है। तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, और ये कौन सा मोमेंटम है बेटा, इसको हम बोलेंगे फाइनल मोमेंटम। और दोनों की वैल्यू कितने के बराबर है, 10, एंड दिस इज ऑल्सो 10। हमें समझ में आ गया। किसी ने बोला फोर्स बताओ, तुमने बोला फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स का मतलब होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टाइम। व्हाट इज पी फाइनल, या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, पी फाइनल प्लस माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। बच्चों समझ आया,
बेटा हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, देखो यहाँ तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। और हमें पता है हम सब्ट्रैक्शन नहीं जानते, एडिशन तो आता है ना हमें। इन दोनों को ऐड करना है। ऐड कैसे करोगे बेटा? ऐड करने के दो तरीके हैं, पैरेललोग्राम लॉ भी कर सकते हैं और ट्रायंगल लॉ भी कर सकते हैं, हमारी चॉइसेस है। मैं पैरेललोग्राम लॉ से करता हूँ। याद करो ट्रायंगल लॉ में क्या करते थे हम, एक वेक्टर ड्रॉ करते थे, फिर उसके हेड से दूसरे का टेल जोड़ते थे। और पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते थे, दोनों के टेल आपस में जोड़ते थे। याद करो, याद होगा शायद आपको, बहुत ही अच्छी बात है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं P फाइनल अपॉन डेल्टा टी, ये एक फैक्टर हो गया, प्लस माइनस P इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, ये दूसरा वाला फैक्टर हो गया। अब अच्छी बात क्या है कि डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 1 सेकेंड है। अगर 1 सेकेंड है तो इसका मैग्नीट्यूड वही आएगा जो ये है, और इसका मैग्नीट्यूड वही आएगा जो ये वाला है। डन हो गया। चलो जी, अब हमने इन दोनों को प्लॉट करना है। बेटा प्लॉट कैसे करते हैं, पहले ये वेक्टर प्लॉट करते हैं और फिर इसको आपस में जोड़ देते हैं। ये P फाइनल वेक्टर है और ये P इनिशियल है, तो माइनस P इनिशियल कौन सा होगा? अगर ये P इनिशियल है तो माइनस P इनिशियल इससे जस्ट ऑपोजिट आएगा। सो वील हैव अ रिलेशन, दिस इज P final upon delta t and this is minus P initial upon delta t। और जो ये डायग्राम मैंने बनाया है ट्रायंगल लॉ के हिसाब से नहीं बनाया, किसके हिसाब से बनाया? पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से बनाया। और उसके हिसाब से जब हम दो वेक्टर को प्लॉट करते थे तो रिजल्टेंट कहां पे आता था? रिजल्टेंट जस्ट मिड में आता था। और ये थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं तो ये ऐसे हो गया। व्हाट इज दिस? इट इज ओके या दिस इज फोर्स। आपको समझ में आ गया? और ये हमें अच्छे से मालूम है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड 10 और इसका मैग्नीट्यूड भी 10 है, तो ये एंगल कितना आएगा? दिस एंगल वुड बी 45 डिग्री। एंड कोई आपसे बोलेगा सर फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? अंडर रूट ऑफ, क्या बोलेंगे आप लोग? इस 10 का स्क्वायर। और सिंस ये माइनस है तो हम इसको नेगेटिव में भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि ये माइनस जब करेंगे तो ये उसका स्क्वायर। एंड दिस आंसर इज अगेन 10 रूट 2 न्यूटन एंड डायरेक्शन पता चल गई। सो दिस इज द सेकंड मेथड एंड दैट वाज द फर्स्ट मेथड। तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, पहले हम ब्रीफ करें। मैं आपको पढ़ा रहा हूं सेकंड लॉ, लेकिन सेकंड लॉ पे आएंगे दो तरह की न्यूमेरिकल या दो तरह की कंसेप्ट, दो तरह की थ्योरीज। और वो दो टाइप कौन से होंगे? सेकंड लॉ का एक टाइप तो कोई तुमसे पूछ सकता है कि सेकंड लॉ को समझाओ, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर सेकंड लॉ का मतलब होता है, क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सेकंड लॉ का ये मतलब होता है। और बेटा जो हम अभी पढ़ रहे थे वो यही है बेसिकली। व्हाट डज इट मीन? दिस इज थ्योरी एंड इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ, और टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जो अभी मैं एप्लीकेशन समझा रहा था वो सारे के सारे एप्लीकेशन किसके बारे में थे? इसके बारे में। सो सेकंड लॉ हैज टू टाइप्स, या दो तरह के प्रॉब्लम आएंगे। सेकंड लॉ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समझ आ गया सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है इनिशियल मोमेंटम पता है, फाइनल पता है, टाइम पता है, निकाल लेंगे। अच्छा एक बात सोचो आप, मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम कौन सा आएगा? इसका आंसर है मोस्ट डिफिकल्ट कोई नहीं आएगा। अगर तुम्हें प्रॉब्लम आएगी तो मैथमेटिक्स सॉल्व करने में आएगी। फिजिक्स में इससे बड़ा फॉर्मूला होता ही नहीं है। पीएचडी कर लोगे तब भी एफ का मतलब होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। हाँ डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऐसे आ सकते हैं, सर इनिशियल मोमेंटम इधर है और सर फाइनल मोमेंटम पता नहीं इधर को है अजीब से डायरेक्शन में, अब बताओ कैसे निकालेंगे? तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर वेक्टर सॉल्व करना हमें आता है। वो आना मैंडेटरी है। अगर आपको वेक्टर सॉल्व करना नहीं आता तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाओगे, इजी तो कर लोगे। अगर तुम्हें वेक्टर सॉल्व करना आता है तुम बोलोगे सर इनिशियल इधर है, फाइनल इधर है, और हम चेंज निकालेंगे और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हमने कभी पढ़ा हुआ था, यू विल सॉल्व एंड यू विल गेट आंसर। सो इसका मतलब है डिफिकल्ट कुछ भी है ही नहीं, केवल कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकती है, लॉज बिल्कुल आसान है। तो दूसरा मैंने आपसे क्या बताया कि सेकंड लॉ इज व्हाट? इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ये कहां से आया? डिराइव करके तो दिखाया था आपको। मैंने कहा था अगर हमारे पास ये बॉडी है, इस पे हम अप्लाई करेंगे फोर्स F, याद है? तो बॉडी एक्सेलरेट होगी। डेरिवेशन तो याद होगा, मैंने पूरा डिराइव करके दिखाया था। और ये एक्सेलरेट होगी तो रिलेशन क्या आएगा बेटा? रिलेशन आएगा F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकंड लॉ पे ज्यादा प्रॉब्लम या ज्यादा थ्योरी इस रिलेशन पे बेस्ड पूछी जाती है, इस पे थोड़ा सा कम पूछा जाता है। जितना मैंने बताया दैट इज दी सफिशिएंट। सो नाउ वी आर स्विचिंग और शिफ्टिंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर रिलेशन। ये कैसे यूज होता है, कहां पे आता है, ये हम देखने की ट्राई करते हैं। हम केस स्टडी करेंगे सारी की सारी।
इमेजिन करो हम ऐसी दुनिया में है जहां पे ग्रेविटी नहीं लग रहा, अभी हमने अर्थ को कंसीडर नहीं करना है, और हमारे पास है पॉइंट नंबर 1, वी हैव अ बॉडी ऑफ मास m एंड एक्सेलरेशन एंड फोर्सेस f, और कोई बोलता है फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। तो आप बोलोगे सर आसान है यार, जहां पे फोर्स लगाओगे, अगर हम राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन कहां पे आएगा, राइट डायरेक्शन में आएगा। बहुत ही सही है। और बेटा रिलेशन कैसा होगा, रिलेशन होगा कुछ इस तरह का, F इक्वल टू ma, और यहां से A निकल आएगा, वो कितना आएगा, F अपॉन m के बराबर। जैसे कोई एग्जांपल बोले आपसे, ये अर्थ है, ये अर्थ है, और अर्थ के सरफेस के पास हम एक बॉडी को छोड़ते हैं। मेरा आपसे सवाल है, बॉडी को छोड़ते साथ इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाता है, ये पता होगा आपको। आप सोच समझ के बताना, पहले एक्सेलरेशन आता है कि पहले फोर्स लगता है। एक बच्चा बोल सकता है सर दोनों साथ साथ होते हैं, तो इसका राइट आंसर है एक्सेलरेशन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। मैं आपको डेमो करा के दिखाता हूं। जैसे तुम अर्थ के यहाँ पे खड़े हो और तुम एक महंगा वाला मोबाइल फोन खरीद के लाओ, जैसे अभी आईफोन 11 प्रो टाइप है ना, ऐसा कुछ लेके आओ और अपनी पाम यहाँ पे रखो, और तुम क्या देखोगे कि तुम्हारी पाम यहाँ पे रखी हुई है ना। मैं आपसे बोलूं क्या इस पे एक्सेलरेशन काम कर रहा है, क्या इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो आंसर आएगा नहीं है, इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग एट ऑल। लेकिन क्या इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, हाँ लग रहा है। अर्थ या दुनिया की हर एक बॉडी, ये सेम अर्थ है, दुनिया की हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को खींचती है। ये फोन है आपका, मोबाइल फोन सबसे महंगा वाला, तो अर्थ दुनिया की हर बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, और वो खींचेगी चाहे वो एक्सेलरेट करे चाहे ना करे। लेकिन हुआ क्या, आपकी पाम जो आपने नीचे लगा रखी है उसने इसको रोक के रखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, बॉडी पे एक्सेलरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन फोर्स तो हमेशा लगता ही रहता है। ये डेमो नंबर 1 है। डेमो नंबर 2, आपने कुछ नहीं करना, आपने इस महंगे वाले फोन के नीचे से अपनी पाम को हटा देना है, बस एक छोटा सा आपने डेमो करना है। उसके बाद जो होना है वो खुद ब खुद हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे तुम पाम हटाओगे उसके बाद ये फोन यहाँ से चलेगा। बेटा टूट जाए तो मेरा नाम मत लगाना, ठीक है। तो उसके बाद पाम हटाओगे तो ये फोन यहाँ से चलेगा और फोन नीचे को गिरेगा, और कितने से गिरेगा, एक्सेलरेशन जी से। ऐसा क्यों हुआ मैं बताता हूँ। ये थी बॉडी, इस पे लग रहा था mg, जब तक तुमने पाम रखी थी तब तक न्यूटन का थर्ड लॉ, रिएक्शन लग रहा था ऊपर, सिस्टम था बैलेंस। जैसे तुमने पाम हटा दी रिएक्शन गया आउट। अब क्या लग रहा है, mg, तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलेगा, वो बोलेगा सर नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू क्या, एक्सेलरेशन। और बॉडी पे नेट फोर्स कितना लगेगा, अब रिएक्शन तो खत्म हो गया, नेट फोर्स लगेगा mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास से मास कट गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया, g। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैं समझाने की क्या ट्राई कर रहा हूं। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि अ बॉडी इज हैंगिंग इन एयर, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा लगेगा कि कभी कभी, तो आंसर आएगा हमेशा लगेगा। उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा होगा कि कभी कभी होगा, आंसर आएगा कभी कभी होगा। तब होगा जब वो फ्री फॉल करेगा, अगर वो केवल लटक रहा है तो उस पर नेट फोर्स 0 आएगा, एक्सेलरेशन 0 आएगा। क्लियर हो गया, शायद समझ में आ गया। ये मैं आपको पहला वाला पॉइंट समझा रहा था। अभी दूसरा वाला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट कुछ ऐसे है कि हमारे पास है एक बॉडी जिसका मास है, दिस इज सेकेंड पॉइंट, और मैंने बोला कि यार इस बॉडी को इधर को खींच लेते हैं F4 से या F1 से। तो मेरे फ्रेंड ने क्या बोला कि नहीं, हम एक काम करते हैं, हम इधर नहीं खींचते, हम इस वाली बॉडी को इधर को खींचते हैं विद सम फोर्स F, एंड सपोज करते हैं दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। एंड नाउ वी हैव टू मेजर, ये फोर्स F1 खींचने की कोशिश कर रहा है, ये F2 खींचने की कोशिश कर रहा है। प्रीवियस केस में और इस केस में क्या फर्क है, यहाँ केवल एक ही फोर्स था। बेटा जहां खींचोगे वहीं जाएगा, यहाँ क्या है, यहाँ दो दो फोर्स हैं। ये भाई साहब बोलेंगे मेरे हिसाब से चलो, ये बोलेंगे मेरे हिसाब से चलो, दोनों में लड़ाई होगी। तो बॉडी क्या बोलेगी, टेंशन मत लो, ना मैंने इधर जाना ना मैंने इधर जाना, फिर किधर जाना बेटा, फिर जाना उधर जहां पे लगेगा नेट फोर्स। तो तुम क्या करोगे, तुम इसको लिखोगे सोल्यूशन। अब मैं क्वेश्चन पूरा कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या आ सकता है, क्वेश्चन में आएगा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। कोई आपसे ऐसे पूछता है, तुम में दिमाग है, तुम अपना दिमाग लगाओगे, तुम बोलोगे सर इट्स अ बॉडी, ये F1 लग रहा है और ये F2 लग रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे F नेट आ रहा है, और दोनों के बीच में 90 डिग्री है और मास m है। सबसे पहले न्यूटन का सेकंड लॉ,
न्यूटन का सेकंड लॉ F1 इक्वल टू ma होता है? बिल्कुल नहीं होता। F2 इक्वल टू ma होता है ना? मैंने बताया नहीं। मैंने क्या बताया? मैंने बताया था F नेट इक्वल टू ma, याद आया? अब F नेट कैसे निकालते हैं, सवाल ये भी है। तो अगर मैंने आपको समझाया था यार कैसे निकालते हैं, अगर सारे के सारे फोर्सेस एक डायरेक्शन में होंगे तो सीधे ऐड होते हैं, और अगर ऐसे ऐसे होंगे जैसे हैं तो सीधे ऐड थोड़ी ना होते हैं, वेक्टर रिलेशन के हिसाब से ऐड होते हैं। सो व्हाट इज F नेट? F net is under root of F1 square plus F2 square, and that equal to mass into acceleration. So what is that acceleration? It is under root of F1 square plus F2 square divided by m is the answer. I am hopeful आपको समझ आ गया होगा। अब कोई बोलेगा सर एक बात बताओ, लेकिन ये बॉडी एक्सेलरेट किधर को होगी? तुम बोलोगे जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स काम करेगा उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी। एक छोटा सा नोट लिखते हैं, छोटा सा नोट है 100 रुपए वाला। इसको हम लिखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। यस नो? आंसर आता है यस। The direction of acceleration of body is along direction of net force, and what is that? वो हमें दिख रही है। अगर कोई बोले निकालो तो हम बोलेंगे एंगल थीटा। थीटा के हिसाब से निकाल सकते हैं डायरेक्शन। कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन निकालेंगे ऐसे tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, और हाइपोटेन्यूज हम इसको बोलते हैं। थोड़ा वेक्टर आपको याद होगा। उसके हिसाब से क्या आएगा? F2 अपॉन F1। फिर कुछ करते थे हम इसके लिए ना, थीटा इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स F2 अपॉन F1। बेटा याद होगा, ये सब पढ़ चुके हैं, है ना? यहां से डायरेक्शन आ जाएगी। डायरेक्शन को किस फॉर्म में बोलोगे? डायरेक्शन को ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अपवर्ड, डाउनवर्ड, वर्टिकली, ये सब नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन मेक्स एंगल थीटा विद F1 वेक्टर। मतलब जिस डायरेक्शन में F1 लग रहा है उससे थीटा एंगल पे जो डायरेक्शन होगी वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। और अच्छे से समझाना है तो कैसे समझाते हैं? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन मेक्स एंगल थीटा विद F1 टूवर्ड्स F2, विद F1 टूवर्ड्स F2। हम ऐसे भी लिख देते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। दो केसेस, इन फर्स्ट केस वी हैड जस्ट सिंगल फोर्स, इन सेकंड केस वी हैव टू फोर्सेस। Now we can have multiple forces, बड़े सारे forces हो सकते हैं। चेक करते हैं। So we have this third point. Again we have a body. और अब हम ले लेते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में। 10 kg की बॉडी है और फोर्स लग रहा है बेटा 50 न्यूटन, बेटा 30 न्यूटन, और ये 20 न्यूटन, और ये कितना 10 न्यूटन। छोड़ो। और कोई तुमसे बोलता है फाइंड नंबर 1 पॉइंट नेट फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। कोई भी ऐसे आपसे पूछ सकता है। देखो एक काम करते हैं, यहां 4 लोग आपस में लगे हुए हैं और जो खींचने की ट्राई कर रहे हैं। हमने क्या ट्राई करना है कि पहले सिंप्लीफाई करते हैं। इससे बोलते हैं कि तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशन है। तो ये बोलेगा मेरा दुश्मन है। क्यों है भाई? क्योंकि मैं जिधर जाने की कोशिश करता हूं ये मेरी टांग पीछे को खींचता है। तो पहले हम इसको खत्म करते हैं और हमारे पास रिलेशन पता क्या आएगा? इधर आएगा 20। समझ आ गया कि नहीं आया बेटा? सब्ट्रैक्ट होगा सीधा। 30 में से 10 जाएगा। बहुत अच्छी बात है। इन भाई साहब से पूछा इसके बारे में, इसने भी बिल्कुल सेम सा जवाब दिया। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं भाई, तुम 50 हो, ये 20 है, तुम बड़े हो, ये छोटा है। कितना बचेगा? ये बचेगा 30। बहुत सही। एक बात बताओ सोच के, एक ये है और एक ये है। इतना तो तुम्हारा कॉमन सेंस बहुत अच्छे से काम करता है कि ये बॉडी बीच में कहीं जाएगी। मेरे आपसे 3 सवाल है। सवाल नंबर 1, क्या बॉडी इन दोनों फोर्सेस के जस्ट बीच में जाएगी? कहने का मतलब 45 डिग्री पे। या सवाल नंबर 2, ये 45 डिग्री से कम एंगल पे जाएगी, मतलब नेट फोर्स 30 की तरफ लगेगा। या सवाल नंबर 3, ये बॉडी 20 न्यूटन की तरफ जाएगी, मतलब इधर को जाएगी। ये आपने बताना है मेरे को कि क्या सही जवाब है। बेटा फिजिक्स ना 2-3 तरीके से पढ़ी जाती है, मैं बार बार बोलता हूँ। अब एक्चुअल फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। एक होता है न्यूमेरिकली समझ में आना, थ्योरेटिकली समझ आना, और एक लॉजिक हमें साफ साफ दिखना। मतलब विदाउट पुटिंग पेन ऑन दी कॉपी आपको आंसर दिखना चाहिए कि यार ये आंसर सही है।
मतलब 4 ऑप्शन में से 2-3 तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं तो। सो यू कैन लुक एट दैट। तो आप 1 सेकेंड होल्ड करना बेटा। जस्ट अ मिनट, राइट। सो हाँ, किसी बच्चे ने अभी बोला कि लेस देन 45। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे 2 लोग खींच रहे हैं, ये बहुत ताकत वाला है और ये थोड़ी कम ताकत वाला है, तो एक्चुअली बॉडी किधर को खींचेगी, ताकत वाले की तरफ ज्यादा होगी। मतलब जो रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल मिड में तब आता जब ये और ये सेम होते। अगर ये ज्यादा है तो ये डोमिनेट करेगा तो नेट फोर्स कहीं इधर को आएगा। बिल्कुल सही बात है, आंसर 45 से कम होगा। डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। चलो हम बात करते हैं सोल्यूशन की। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। यस। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम निकालेंगे एफ नेट, जो कि इधर को आएगा, थोड़ा सा इधर ना, एफ नेट। और वो कितना आएगा बेटा, याद है ना 2 वेक्टर में पढ़ते थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बट थीटा तो 90 है तो cos थीटा खत्म हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर दैट इक्वल टू अंडर रूट 400 प्लस 900 कम्स आउट रूट 1300। और बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम में से बहुत सारे लोगों ने ऐसी आंसर दिया था, और हम इसको लिख सकते हैं 10 रूट 13 न्यूटन इज द आंसर। ये नेट फोर्स आएगा। अभी कोई बोलता है सर एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन। तो हमें याद है अच्छे से, एक्सेलरेशन क्या होता था बेटा, एफ नेट डिवाइडेड बाय एम दैट इक्वल टू 10 रूट 13 डिवाइडेड बाय एम। बेटा कितना, एम है 10, आंसर डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे 10 तो आंसर कितना आएगा 13। क्या आएगा बेटा इसका यूनिट, इसका यूनिट आएगा न्यूटन पर केजी भी लिख सकते हैं या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप कोई भी लिखेंगे, दोनों का मतलब सेम होता है। और हम इसको यहां से बंद कर देते हैं, ये है। आई होप आपको समझ में आ गया। फिर कोई पूछे कि ये प्रॉब्लम कैसे कैसे आएंगे, तो इन प्रॉब्लम्स का डेप्थ बहुत ज्यादा है, मतलब दे कैन बी लाइक कितने भी डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट वो डिफिकल्ट नहीं होते, कंसेप्ट बढ़ते जाते हैं, बाकी सारे प्रॉब्लम आसान होंगे। हम कुछ एक थोड़ा वेरिएबल प्रॉब्लम करते हैं। जैसे कोई हमसे बोले एक एग्जांपल कि वी हैव अ बॉडी ऑफ मास 2 kg and there are forces like 10 Newton and another force as 5 Newton making angle 60 degree। और कोई तुमसे पूछता है what is the magnitude of acceleration। So what is the benefit of saying this magnitude of acceleration? इसमें क्या होगा, हमने डायरेक्शन नहीं निकालनी पड़ेगी, we have to just find the magnitude, डायरेक्शन नहीं निकालनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेम काम बेटा, सॉल्यूशन में हम सेम काम करते हैं। वो क्या, हम सबसे पहले एफ नेट निकालते हैं, और वो क्या आएगा अंडर रूट ऑफ, सोचो 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस बेटा 2 टाइम्स 10 into 5 into cos how much 60। ये क्या चीज है यार, क्या चीज है ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये चीज है जो हमने पहले ऑलरेडी पैरेललोग्राम लॉ में स्टडी करा हुआ था। सो दिस इज 100 प्लस 25 प्लस, आपको पता है cos 60 हाफ होता है, तो हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा प्लस 50। सो दिस कम्स आउट 175 न्यूटन। मैंने रूट में ले लिया, आप चाहो तो उसको बाहर निकाल सकते हो। दिस इज व्हाट फोर्स and what is the acceleration? Acceleration is F net divided by mass something meter per second square. You can even simplify. Perfect हो गया। So this was acceleration due to presence of two forces. अच्छा एक और एग्जांपल, अगर कोई हमसे बोलता है, किसी ने बोला सर 1 फोर्स 2 फोर्स समझ में आ गया, लेकिन अगर 3 फोर्सेस लेकिन वो भी अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हो, जैसे 2 kg अगेन, 10 Newton again, 20 Newton again, and this is something like 20 root 2 at 45 डिग्री। कितने फोर्स हो गए बेटा, 3 फोर्स हो गए। अब कैसे सॉल्व करेंगे,
तो तुम एक बात देखना, जितने प्रॉब्लम मैंने अभी तक आपको दिए ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिया, क्योंकि प्रीवियस जो प्रॉब्लम्स दिए मैंने उनमें फोर्स आगे पीछे सामने लग रहे थे और वो कैंसिल हो जा रहे थे। अब यहाँ पे हमें कैसे सोचना पड़ेगा, आप ऐसे सोचोगे कि देखो सर ये तो ठीक है, ये एक्स एक्सिस में है, इट इज ऑल्सो परफेक्ट कि ये वाई एक्सिस में काम कर रहा है, बट इट हैज सम डायरेक्शन जो ना एक्स एक्सिस में है ना वाई एक्सिस में है। सो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम इसको रिजॉल्व करेंगे। अभी कितने फोर्स हैं, 3, अब हम कितने बना देंगे, 4। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। वील मेक डायग्राम, और वो डायग्राम होगा कुछ ऐसे कि इट्स अ बॉडी 2 kg ऑलरेडी एक्टिंग 10 न्यूटन, ये मैंने शो कर दिया, ऑलरेडी एक्टिंग 20 न्यूटन, ये मैंने शो कर दिया, एंड वी हैव वन मोर फोर्स, दैट इज कौन सा बेटा, ये वाला। कितना एंगल है, 45। याद है ना किसी वेक्टर का कंपोनेंट आता था थीटा के डायरेक्शन में कितना, cos। सो वी हैव दिस एज 20√2 cos how much, 45। we have third one, that is 20√2 sin 45। आई एम होपफुल आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नाउ वी हैव वन मोर, अगेन देखते हैं 2 kg। ये ऑलरेडी 10, ये कितना हो जाएगा देखो, cos 45 होता है 1/√2। 1/√2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1/√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। वील हैव दिस ओनली 20, हमारे पास ये 20 मिलेगा और वो इस डायरेक्शन में आएगा। प्रॉपर है, बहुत सही। अच्छा यहाँ भी कितना है, 20√2, और ये लिखा है sin 45, sin 45 इज ऑल्सो 1/√2, और यहाँ से आपस में कैंसिल होगा तो खत्म हो जाएगा। व्हाट वी गेट फाइनली, इट इज 20। ये भी 20 मिल गया हमें, और वो भी 20 मिल गया, और एक 20, देखो ये वाला तो 20 हो गया, बट ये खुद भी तो 20 है, सो दिस इज ऑल्सो 20। अब ये इजी बन गया, दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम, फिर हमने रिजॉल्व कर दिया, 3 फोर्सेस को 4 बना दिए, फिर हमने ऐसे कर दिया, और फिर जब ऐसे करा तो उसके बाद का अगला डायग्राम कैसे आएगा बेटा, वी हैव दिस डायग्राम। 20 और 10 का कितना आ जाएगा बेटा, 30, बहुत सही। और ऊपर 20 का कितना हो जाएगा, 4840। रिजल्टेंट कहां पे आएगा, मिडिल में आएगा कि 40 की तरफ झुका हुआ होगा, सोच के बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। यस, बिल्कुल सही जवाब है, ये 40 की तरफ झुका हुआ होगा। दिस इज व्हाट नेट फोर्स मेकिंग सम एंगल थीटा। नाउ किसी ने बोला एफ नेट, बताओ तो तुम क्या बोलोगे, √30² प्लस 40²। क्लियर हो गया, हम एफ नेट कैलकुलेट कर लेंगे और फिर मास से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। यहीं पे लिख देते हैं हम लोग, तो यहाँ से एफ नेट आएगा कितना बेटा, √हाउ मच, 900 प्लस 1600। परफेक्ट, कितना होता है ये होता है 2500। क्लियर, और शायद ये कितना आएगा, ये आएगा 50 न्यूटन के बराबर। क्लियर हो गया, सो ये 50 न्यूटन हमारा नेट फोर्स निकल आया। अभी हम मास कितना है, 2। सो अगर कोई बोलता है एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बच्चा, एफ नेट डिवाइडेड बाय मास, दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 2, आंसर 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई बोले डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन मेक्स एंगल थीटा विद 30 न्यूटन। ऐसे क्यों लिखा मैंने, नीचे 30 था ना, 30 था, यस 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 यस। कौन सा कितना है ये देखो, 30। थीटा हमने किसके साथ लिया, 30 न्यूटन के साथ। मेक्स एंगल थीटा, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन मेक्स एंगल थीटा विद 30 न्यूटन। इतना समझ आ गया। लेकिन जब हम आंसर लिखेंगे तो थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा की जगह प्रॉपर आंसर लिखेंगे। आंसर वो कौन सा वाला होगा, आंसर ऐसे होगा, वो tan थीटा इक्वल टू, याद है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा जी। व्हाट इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, तो आंसर कितना आएगा, tan थीटा इक्वल टू 40/30, दैट इज 4/3। तो थीटा को कैसे लिखते हैं हम, tan इनवर्स 4/3। और इसका आंसर मुझे पता है, आपको नहीं पता होगा, आप अच्छा होगा याद कर लें, 4/3 बड़ा फैमिलियर सी वैल्यू है, इसका आंसर होता है 53 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया, जब आंसर लिखेंगे तो यहाँ थीटा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन मेक्स एंगल 50 डिग्री विद 30 न्यूटन। डन हो गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। देखो मेरे को लग रहा है आसान है, यस आसान है, यहाँ तक ठीक है। थोड़ा सा ट्राई करते हैं।
इसी में ना एक छोटा सा कंसेप्ट करते हैं जिसका नाम है कनेक्टेड मोशन। इसको मैं बाद में भी कराऊंगा, अभी हम बहुत थोड़ा सा कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा इंट्रोडक्शन समझा रहा हूं, फिर ये काफी अच्छे लेवल पे हम लोग बाद में समझेंगे। कनेक्टेड मोशन ये है कि तुम्हारे पास एक तरीका हो सकता है कि तुम्हारे पास एक कार है, एक कार है और तुम रोड पे जा रहे थे और तुमने क्या देखा, किसी और की कार खराब हो गई है। तो तुम क्या करोगे, तो तुम उससे पूछोगे कि क्या हुआ है, वो तुमसे कुछ बोलेगा, फिर वो तुमसे कहेगा कि मेरी कार को यहाँ से लेके वहां तक ले जाओ, क्योंकि कोई मैकेनिक नहीं है, कुछ नहीं है और वो परेशान है, बहुत ज्यादा पजल्ड है। तो पहले तुम हेजिटेट करोगे, बाकी बाद में तुम बोलोगे चलो थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं। तो तुम टो करोगे, इसकी कार को अपनी कार के साथ कनेक्ट करोगे। तो मान लेते हैं तुम्हारी कार ये वाली है, ये जैसे यो कार, कार 1 कार 2, तुमने इसको आपस में बांध दिया, ऐसे बांध दिया, तो ये कनेक्ट हो गए। तो अब जब इनका मोशन होगा तुम इसको क्या बोलेंगे, कनेक्टेड मोशन बोलेंगे, सिंपल हो गया। तो कैसे बोलेंगे, तो तुमने क्या करा, जब इसको बांध दिया तो तुमने इंजन को स्टार्ट किया, तो तुम्हारा इंजन फोर्स लगाएगा आगे को। तो मैंने मान लिया, अब तुम इंजन को मत समझो, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हो। मान लो ये तुम्हारी कार है, ये किसी दूसरे इंसान की कार है और इस कार को कोई और खींच रहा है। अभी हाल के लिए हाइपोथेटिकल बातें कर लेते हैं। somebody is pulling with force इतने न्यूटन। तुम्हारी कार का मास है कोई 50 kg, टॉय कार है ना इसलिए 50 kg, और इसका मास है कोई 100 kg। ठीक हो गया। अब किसी ने आपसे पूछी 2-3 बातें। पहली बात तो ये पूछी कि बताओ ये कैसे मोशन तुम्हें दिखाई कैसे देगा। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें, ध्यान से समझना। हम ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रेविटी की बात करेंगे तो mg नीचे दिखाना पड़ेगा, बट अभी तक मैं ग्रेविटी में इंटरेस्टेड नहीं हूं। ये हमारी कार कहां पे चल रही है, स्पेस में चल रही है, जहां पे कोई ग्रेविटी काम नहीं करती है। समझदार बच्चे, वेरी गुड। ग्रेविटी की बात हम थोड़े टाइम बात करेंगे। चलो जी, इसने खींचा, ये क्या है, ये थ्रेड और स्ट्रिंग है, कॉर्ड, स्ट्रिंग, रोप, कुछ भी बोल सकते हो। अब मजे देखते हैं होगा क्या। इन भाई साहब ने इससे बोला आगे चलो, लेकिन इसका इनर्शिया क्या बोलता है मैंने तो नहीं जाना। सो कार 2 विल ट्राई नॉट टू मूव, क्योंकि इनर्शिया कैसा होता है, लेजी, और वो रुका है तो कैसा ट्राई करता है, मैंने तो नहीं जाना, मैं रुका हुआ। सो इट विल ट्राई नॉट टू मूव, बट इट हैज टू मूव क्योंकि इट इज डायरेक्टली पुल्ड। नो डाउट इसका इनर्शिया भी बोलेगा मैंने नहीं जाना, बट ये डायरेक्ट इसके ऊपर लग रहा है तो ये चलना शुरू करेगा। जैसे कार 1 चलना शुरू करेगी और कार 2 बोलेगी मैंने नहीं जाना, इसमें खिंचाव आ जाएगा। उस खिंचाव का नाम क्या होता है, टेंशन। अब सुनो वो टेंशन क्या बातें बोलेगा। टेंशन को समझने के लिए बनाना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले हम बोलेंगे कार 1 से, कार 1 आएगी यहां पे, कार 1। अब सुनो, इसके राइट में लग रहा है 1000 न्यूटन का फोर्स, और ये जैसे आगे जाने की कोशिश करेगा इसको ऐसा लगेगा जैसे ये स्ट्रिंग कह रहा है मत जाओ। क्यों मत जाओ, क्योंकि रुका हुआ है। तो इसके ऊपर लगेगा टेंशन, और बेटा वो किधर लगेगा, उसका एरो होगा ऐसे। अगर आपको टेंशन समझ में ना आए तो पता तुमने क्या करना है, आसान। कार की जगह तुमने क्या समझना है कि हम लोग हैं, ये हमारा एक हाथ है और ये हमारा दूसरा हाथ है। अगर हमारा एक हाथ किसी चीज से बंधा हुआ होगा तो जब हम आगे जाने की कोशिश करेंगे तो हमारा हाथ किधर को खींचेगा, राइट में कि लेफ्ट में। सोचो तुम, ये तुम हो, एज यू आर ट्राइंग टू मूव दिस साइड, तुम्हारा हाथ खींचेगा, और तुम्हारा हाथ तुम्हारी बॉडी को कहाँ खींचेगा, पीछे की तरफ। तो टेंशन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। डन हो गया। और ये भागेगी विद सम एक्सेलरेशन, सपोज करो a। बच्चा समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कार 2 की। जब हम कार 2 का डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि कार 2, तुम्हें क्या लगता है कार 2 लेफ्ट में मूव करेगी कि राइट में? ऑब्वियसली जैसे मूव करना शुरू करेगी राइट में मूव करेगी। राइट में कौन मूव करा रहा है? तो कई बच्चे बोलते हैं सर राइट में ये मूव करा रहा है, तो मैं बोलूंगा बेटा ये वाला फोर्स तो इस पे लग रहा है, इस पे थोड़ी लग रहा है, डायरेक्टली तो नहीं लग रहा ना। तो इसे एक्चुअली कार 2 को कौन मूव कर रहा है, कार 2 को ये रोप मूव करा रहा है। रोप में क्या आ गया, टेंशन। वो टेंशन इस कार को किधर खींचेगा, राइट में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस पे टेंशन कहाँ लग रहा है, राइट में। वही टेंशन, सेम रोप अप्लाइज टेंशन ऑन कार 1 टूवर्ड्स लेफ्ट, एंड सेम रोप अप्लाइज टेंशन ऑन कार 2 टूवर्ड्स राइट। बहुत अच्छी बात है। एक चीज क्लियर है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। कारण बताऊं, ये कनेक्टेड मोशन है, अलग अलग तो होंगे नहीं, साथ साथ मूव करेंगे। अगर ये 100 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा होगा तो ये 100 से भागेगा, ये 100 से 120 हो गया तो ये भी 120 हो गया। सो जो चेंजेस इसमें आएंगे वही चेंजेस इसमें आएंगे। और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी को बताता है। सो एक्सेलरेशन ऑफ बोथ इज सेम। इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, a होगा।
अब हम बात करते हैं रिलेशन की। हम सबसे पहले बात करते हैं कार 1। जब इसकी बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स इज 1000 minus t and that equal to mass. How much mass? 50 into a, equation 1। अब हम बात करते हैं कार 2 की। इसकी बात करें, कार 2 पे केवल एक ही फोर्स काम कर रहा है, वो क्या है? वो है टेंशन। सो वी विल हैव दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देन हो गया, एंड वी हैव गॉट इक्वेशन नंबर 2। बच्चों समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस टॉपिक का नाम क्या? कनेक्टेड मोशन। इसका मतलब इसमें एक बॉडी नहीं हो सकती, इसमें कम से कम 2 या 2 से ज्यादा होंगी, क्योंकि वो आपस में जुड़ी होंगी। क्लियर हो गया? इसमें t नेगेटिव है, इसमें t पॉजिटिव है, दोनों को ऐड कर दो, t खत्म हो जाएगा। शायद आपको समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2। as we add 1 and 2, what do we get? This 1000 equal to 150 into a। एक बार चेक करो, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। जैसे तुम ऐड करोगे तो क्या होगा, ये प्लस में है और ये माइनस में है, आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास राइट साइड में क्या बचेगा, 150। सो वी विल हैव दिस वैल्यू एंड दिस कैंसिल। सो a इज इक्वल टू व्हाट, 100 डिवाइडेड बाय 15 और 20 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट वाज कनेक्टेड मोशन and this is the acceleration of one body or both bodies? This is the acceleration of both bodies. Let me show you, ध्यान से देखो इधर। मान लो इसकी वेलोसिटी 0 है तो इसकी भी 0 है। 1 सेकंड के बाद ये भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये भी तो 10 से भागेगा ना, क्योंकि आपस में जुड़ा हुआ है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? इसका एक्सेलरेशन आएगा 10 माइनस 0 अपॉन 1 सेकेंड। और इसका कितना आएगा? इसका भी आएगा 10 माइनस 0 अपॉन 1 सेकेंड। So acceleration would be same. So when bodies are connected, they will have same displacement, they will have same velocity, and they will have same acceleration all the time. Perfect, provided वो directly connected हो। कई बार indirectly connected होती है। indirectly का मतलब कि ये 100 मीटर चलेगा तो ये 50 मीटर चलेगा। कई बार ऐसे कनेक्शन होते हैं, वो आपको दिखाऊंगा आने वाले टाइम में। वहां पे दोनों के acceleration same नहीं होंगे, but different होंगे।